Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's Ikra Khan welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to deliver lectures on mechanics. I'm gonna start chapter number 7, that is basically kinematics. In this chapter, we will discuss different notes in different lectures. स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं मैकेनिक्स का कोर्स। और मैकेनिक्स के कोर्स को स्टार्ट हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर से नहीं लिया। हम लोग चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करें और कोशिश करेंगे कि सारे लेक्चर्स की वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएं। तो आज हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करना है, इसका नाम है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स पर हम लोगों ने काम करना है। मैं यहाँ लिख रही हूँ काइनेमैटिक्स, चैप्टर नंबर 7 है ये आपका। फर्दर मोर ये कि QR गौरी की बुक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और डॉक्टर अशरफ की बुक भी जो है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, वो भी तकरीबन इस जैसी ही है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि हमारी रेफरेंस बुक्स जो हैं वो ये दोनों हैं। फर्स्ट डेफिनेशन जो इस चैप्टर में आपको पता होनी चाहिए वो है बेसिकली डायनामिक्स। तो डायनामिक्स मैथमेटिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें आप क्या डील करते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोई चीज़ मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल गाड़ी मूव कर रही है, इंसान मूव कर रहा है, कोई टॉय मूव कर रहा है, उनके मोशन को जिस ब्रांच में आप पढ़ते हैं वो है डायनामिक्स। फर्दर डायनामिक्स की दो ब्रांचेज होती हैं, मतलब इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। मतलब डायनामिक्स को आप आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो है आपके पास, एक होती है आपके पास काइनेटिक्स और दूसरी होती है आपके पास काइनेमैटिक्स। अब जो काइनेटिक्स होती है इसमें आप वो वजह भी बताते हैं जिसकी वजह से मोशन हो रहा होता है। मतलब वो ब्रांच डायनामिक्स तो मैथ्स की ब्रांच है और काइनेटिक्स भी डायनामिक्स की ब्रांच है। मतलब द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स विच डील विद द कॉज ऑफ मोशन। जो आपको कॉज के बारे में बताती है वो काइनेटिक्स होती है और जो आपको कॉज के बारे में नहीं बताती, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स या नेचर ऑफ मोशन के बारे में बताती है, वो आपके पास काइनेमैटिक्स होती है। जो कि ये सारा का सारा चैप्टर हम लोगों ने डील करना, चैप्टर नंबर 7, वो काइनेमैटिक्स से रिलेटेड है। मतलब आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें बेसिकली कॉज को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मोशन को पढ़ेंगे, रीजन नहीं पढ़ेंगे कि किस वजह से ये मोशन हो रहा है। कि सामने डेफिनेशंस लिख दी हैं। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन डायनामिक्स, डिफाइन काइनेटिक्स, डिफाइन काइनेमैटिक्स, या वो आपसे ये भी कह सकता है डिफाइन द ब्रांचेस ऑफ डायनामिक्स, जो आपको पता है काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स होते हैं। काइनेमैटिक्स को डील करते हुए जो नेक्स्ट चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए वो होती है सबसे पहले वेलोसिटी, ठीक है, कि वेलोसिटी का आपको पता होना चाहिए। और सेकंड चीज़ होती है आपके पास एक्सेलरेशन। इसकी डिटेल जानने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि उसका प्रूफ किस तरीके से, बस आपको उसकी डेफिनेशन और उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। वो मैं आपके सामने लिख देती हूँ। जो वेलोसिटी होती है आपके पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होती है उसको जब उसका आप टाइम डेरिवेटिव जब लेते हैं तो वो आपके पास बेसिकली क्या हो जाती है, वो वेलोसिटी को डिफाइन करती है। एक वेक्टर क्वांटिटी है। बाज़ बुक्स में आपको dr/dt भी नजर आएगा। एस जो है बाज़ औक़ात पोजीशन वेक्टर आर से डिनोट किया जाता है, बाज़ औक़ात इसको एस से डिनोट किया जाता है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता dr/dt हो। लेकिन आपने ये देखना है, या ds/dt, आपने सिर्फ ये देखना है कि वो टाइम डेरिवेटिव है। मतलब रेट ऑफ चेंज जो है वो, रेट का मतलब टाइम होता है पर टाइम, ठीक है। तो ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेलोसिटी होती है। मतलब जब आपका डिस्टेंस चेंज होता है तो उसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो एक्सेलरेशन को आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन को आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब आपने वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव लेना, उसमें आपने डिस्प्लेसमेंट का लिया था, इसमें आपने किसका लेना है, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव लेना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। एक नोटेशन ये है और वेलोसिटी की, और एक नोटेशन एक्सेलरेशन की ये है। इसको दूसरे फॉर्म में आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं,
इसको आप एस डॉट लिख लें, या आप बाजू का ऑथर आर यूज़ करता है तो हम इसको आर डॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आर के रेफरेंस से एक्सेलरेशन को लिखना चाहें तो आर, फिर आपके पास डबल डॉट, जब दो दफ़ा डेरिवेटिव आर का लिया जाएगा तो आपके पास एक्सेलरेशन बनेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली दो टर्म्स हैं जो आपको काइनेमेटिक्स को पढ़ते हुए मालूम होनी चाहिए कि ये क्या। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल है, वो कहता है अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम इज गिवन बाय, ये उसका पोजीशन वेक्टर उसने दिया हो जो बेसिकली आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। और आपको कहता है कि फाइंड क्या करना है, आपने एक वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, दूसरी आपने क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है t³ माइनस t² डायरेक्शन i, cos t प्लस साइन स्क्वायर t साथ में j, e पार t log ऑफ t साथ में k। अब आपको मैंने ये बताया है कि जो आपके पास वेलोसिटी होती है वो बेसिकली क्या होती है, दैट इज dr/dt। ये आपके पास क्या है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये आपके पास वेलोसिटी है। जब आप इसका टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास वेलोसिटी आती है, तो टाइम डेरिवेटिव इसका ले लें, बहुत सिंपल है, 3t² हो जाएगा माइनस 2t i, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और साइन स्क्वायर का पावर स्टार्ट में, पावर में से एक कम, और विदाउट पावर साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ t होता है, साथ में j एज इट इज। ई पार टी का डेरिवेटिव ई पार टी ही होता है, और लॉग का डेरिवेटिव आपके पास होता है 1/t, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आ गया k, ये आपके पास वेलोसिटी निकल आई है। अब इसी के लिए आपने क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो एक्सेलरेशन को मैंने आपको ये बताया है कि आप वेलोसिटी का जब डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये आपके पास वेलोसिटी थी, इसका एक और डेरिवेटिव ले लें तो यहाँ पर d²r/dt² हो जाएगा। ये बेसिकली आपके पास एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। तो वो आप किस तरीके से निकालेंगे, ये आपके पास आ गया 6t माइनस 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आई साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो माइनस कॉस टी हो गया, और इसको बेशक आप कॉम्पैक्ट फॉर्म दे लें, ये सारा का सारा इजी हो जाएगा। इस सारी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, इस सारी चीज़ को आप लिख सकते हैं साइन 2t, डबल एंगल आइडेंटिटीज यूज़ कर दी हैं। तो साइन 2t का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, प्लस 2 cos 2t, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास j आ जाएगा। इसी तरीके से इसका डेरिवेटिव लें, e की पावर t का डेरिवेटिव यही -1/t² पावर k। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया आपने। एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगर फर्स्ट देखें तो वो कहता है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम o at t = 0, फाइंड इट्स वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a इफ पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम आर गिवन एज ये इसके कोई आपके पास 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स ये हैं। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, तो पहला डेरिवेटिव आपने लिया तो वो इसकी वेलोसिटी निकल आएगी। डेरिवेटिव लेना बहुत आसान है, t² प्लस 2 आ जाएगा i, साथ में यहाँ पर आ गया 10t, और साथ में क्या आ गया j। इसकी एक्सेलरेशन निकाल लें। एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो इसका आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 6t, और इसका 0 हो गया तो साथ में आई एज इट इज़, और 10t का डेरिवेटिव 10 आ गया। ये आपके पास एक्सेलरेशन, ये आपके पास वेलोसिटी। इस तरीके से इस पोजीशन वेक्टर का की आप वेलोसिटी निकालें तो वो dr/dt हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 2ATi, और साथ में 4AJ, वेलोसिटी निकल आई। अब इसका एक और टाइम डेरिवेटिव आप ले लें तो वो आपके पास क्या निकल आएगा, एक्सेलरेशन 2AI, और यहाँ पर ये 0 हो चुका है तो आप इसको कह सकते हैं कि आपके पास 0J। ठीक हो गई बात।
आपने इसका क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी निकालनी है, इसी का थर्ड पार्ट है, तो आप इसका टाइम डेरिवेटिव ले लें। कॉस का माइनस साइन होता है साइन ऑफ टी आई, और बी कॉज ऑफ टी जे। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। इसी तरीके से अगर आप इसकी एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन ए कॉज ऑफ टी आई, और यहाँ पर माइनस बी साइन ऑफ टी जे। ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपसे मांग लें तो किस तरीके से आप निकालते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आपके पास होता है, ये आपके पास कांस्टेंट है बाहर, इसका 1, कॉस का होता है साइन, माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई प्लस ए, 1 का हो जाएगा 0 और साइन का हो जाएगा कॉज ऑफ टी जे। इस तरीके से जब आप इसकी क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो वो आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 1 का आ गया 0, साइन का आ गया कॉज ऑफ टी आई, और इसी तरीके से ये ए एज इट इज़, और कॉज का माइनस होगा तो मैंने यहाँ माइनस लगा लिया है साइन टी जे। ये आपके पास क्या निकल आया है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज निकालना आपने सीख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, कहता है द पोजीशन वेक्टर द पार्टिकल मूविंग अलोंग एलिप्स। एलिप्स आपको पता होना चाहिए किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, वो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। इसकी 2 एक्सिस होती हैं, ये जो है ये मेजर एक्सिस है जिसको ए के से डिनोट किया जाता है, और ये आपके पास माइनर एक्सिस होती है जिसको आप बी से डिनोट करते हैं। फर्दर वो आपको कह देता है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, आपने वो पोजीशन बतानी है पार्टिकल की वेयर इट्स वेलोसिटी हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड। मतलब इस पाथ के गिर्द मूव करते हुए आपने वो पॉइंट बताना है कहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी और कहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड तो तब हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास वेलोसिटी हो। तो पहले पोजीशन वेक्टर यहाँ लिख लेते हैं और उसका एक टाइम डेरिवेटिव ले लेते हैं ताकि आपके पास क्या आ जाए, आपके पास वेलोसिटी आ जाए। ये आपने पोजीशन वेक्टर लिख लिया है, इसका टाइम डेरिवेटिव ले लें तो वो आपके पास डी आर बाई डी टी, ये बेसिकली आपके पास क्या बन चुकी है, वेलोसिटी बन चुकी है, माइनस ए साइन ऑफ टी आई, और यहाँ पर बी कॉज ऑफ टी जे। अब सारी की सारी डिस्कशन किस पर करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पे करनी है, लिहाजा आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। इसको आप बेशक v लिख लें, v का मैग्नीट्यूड आप इस तरीके से लिखते हैं, v का मैग्नीट्यूड हो जाएगा माइनस का स्केयर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि i के कंपोनेंट्स जो भी हैं i के साथ उनका स्केयर ले लिया जाए तो वो आपके पास हो जाएगा a स्केयर, और साथ में आ जाएगा आपके पास साइन स्केयर। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, बी स्केयर कॉस स्केयर टी। आप v के मैग्नीट्यूड का स्केयर ले लें, v स्केयर हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास a स्केयर साइन स्केयर टी प्लस b स्केयर कॉस स्केयर टी। अच्छा, अब हमने मैक्सिमम और मिनिमम जब निकालना होता है ना तो हम क्या करते हैं, हम इस पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव लेना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लिहाजा हम दूसरी टेक्निक अप्लाई करें। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कोई लगाना चाहे तो वो इसी स्टेप पर लगा सकता है, ठीक है। अब आपके माइंड में ये जा रहा होगा कि तो हमें तो उसने मैग्नीट्यूड का है, तो मैग्नीट्यूड तो ये निकल आया तो हमने स्क्वायर क्यों लिया। ये फर्दर हम अपनी रिक्वायरमेंट बनाने की तरफ जा रहे हैं। वैसे आप इस स्टेप को भी लेते हुए पहला डेरिवेटिव लें, फिर दूसरा डेरिवेटिव लें, पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखें, जो आंसर आए उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें, फिर देखें कि पॉजिटिव होगा तो मिनिमम आंसर आएगा, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम आंसर आएगा। जिस पॉइंट पर उसको आपने आर में लगा देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं दूसरी टेक्निक यूज़ करने लगी हूँ जो कि थोड़ी सी ईजी हो जाएगी आपके लिए। मैं इस सारे क्वेश्चन को कॉस में कन्वर्ट करने लगी हूँ। ये आपके पास साइंस केयर, आपके पास जो आइडेंटिटीज़ होती हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो मैंने यूज़ की है। बी स्केयर कॉस स्केयर टी हो जाएगा यहाँ पर। इसको जब मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगी तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए स्केयर अलग हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्केयर माइनस ए स्केयर कॉस स्केयर टी। मैंने क्या किया है, इसके और इसमें से कॉस स्केयर कॉमन ले लिया है, पॉजिटिव को पहले लिख लिया, नेगेटिव वाली टर्म को बाद में लिख लिया।
अब यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्रोच मैंने नहीं लगाई है, ठीक है, मैं दूसरी अप्रोच लगाने लगी हूँ। तो उसके मुताबिक मैंने यहाँ से गैस करना है, ज़रा वो देखिएगा कि क्या होगा कि वी स्क्वायर जो होगा ना वो इज मिनिमम। वो कब मिनिमम होगा? मिनिमम व्हेन cos स्क्वायर t इज मैक्सिमम। कहता है ये चीज आपकी मिनिमम होगी जब ये आपके पास मैक्सिमम हुआ। ये मैक्सिमम आंसर क्या दे सकता है? ये मैक्सिमम आंसर आपके पास 1 दे सकता है। वो क्या है? मतलब cos स्क्वायर का मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है? वो 1 आ सकता है। स्क्वायर रूट ले लें तो cos आ जाएगा आपके पास ±1। इसका मतलब है एक cos की वैल्यू आ गई आपके पास, एक cos की वैल्यू आ गई आपके पास 1 और दूसरी cos की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? -1। यहां से आप इनवर्स लें। cos कौन से एंगल पर 1 होता है? cos 90 पर आपके पास क्या होता है? cos 0 पर 1 होता है। 90 पर तो 0 होता है, ठीक है। t 0 आ गया और -1 किस पर होता है? ये आपके पास 180 पर होता है, मतलब पाई पर होता है। तो t आपके पास यहाँ से क्या आ गया? 180। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब आपने क्या करना है? आपने पोजीशन निकालनी है। उसने कहा पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। इस t इज इक्वल टू 0 को आप किस में लगा दें? r में लगा दें। इसी तरीके से t इज इक्वल टू 180 को किस में लगा दें? r में लगा दें। ये इक्वेशन मान मैं इसको नाम दे देती हूँ, ठीक है। 1 क्या इम्प्लाई कर जाएगी आपके पास? 1 इम्प्लाई कर जाएगी r। जरा गौर करिएगा, t को जब मैं यहाँ 0 पुट करूंगी, cos ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो मतलब यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ai। यहाँ पर मैं जब 0 पुट करूंगी तो साइन 0 0 तब वहां से फिनिश हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से 180 जब यहाँ पर पुट करेंगे आप तो वो क्या आ जाएगा? cos ऑफ 180 -1 होता है, तो मतलब r की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? -ai आएगी। जब यहाँ पुट करेंगे 180 पर 0 होता है, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल गया है कि व्हेन द वेलोसिटी इज मिनिमम तो उसकी पोजीशन क्या होगी? उसकी पोजीशन होगी या वो +a पर होगा या वो -a पर होगा। +a -a क्या है? ये उसने कहा हुआ है a ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 इसका मतलब है ये मेजर एक्सिस आपके पास a है, तो ये पॉइंट आपके पास क्या हुआ? ये पॉइंट आपके पास होता है a0 और ये वाला पॉइंट इसको वर्टेक्स कहते हैं, इलिप्स की वर्टेक्स -a0, ठीक है। तो वो कहता है कि आपके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा, कम वेलोसिटी होगी, सबसे कम वेलोसिटी होगी किस पॉइंट पर? जब आप मेजर एक्सिस के वर्टेक्स पर आएंगे। जब वो पार्टिकल घूम के कहाँ आएगा? ये आपके पास मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस की ये 2 वर्टेक्सेस हैं, ठीक है, ये वर्टिसेस हैं। और ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, ये माइनर एक्सिस है। माइनर एक्सिस की जो वर्टिसेस होती हैं, ये वाले पॉइंट्स, इनको आपको वर्टिसेस कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो मिनिमम वेलोसिटी होगी कहाँ पर? इन पॉइंट्स पर मिनिमम वेलोसिटी होगी। और यहाँ से आपको नजर आ रहा है a है और दूसरा क्या है? -a। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं व्हेन द वेलोसिटी हैज लीस्ट मैग्नीट्यूड, मिनिमम मतलब लीस्ट मैग्नीट्यूड, देन पोजीशन उसकी क्या होगी? पार्टिकल की, पार्टिकल कौन सी जगह पर होगा? पोजीशन इज ±a, कि वो इन पॉइंट्स पर होगा। नेक्स्ट इसी का पार्ट है, वो देखते हैं। वो कहता है वी स्क्वायर इज मैक्सिमम। अब क्या है? मैक्सिमम कब होगा? जब आपके पास cos स्क्वायर क्या होगा? मिनिमम होगा। cos स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू देखिएगा वो क्या है? cos स्क्वायर मिनिमम 0, स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास भी यही आएगा, cos ऑफ t 0। तो cos आपके पास कब, जब आप इनवर्स लेंगे इस तरफ, cos इनवर्स ऑफ 0, तो t की जो 2 वैल्यूज रिफ्लेक्ट करेंगी वो कौन कौन सी होंगी? 90 पर 0 होता है और इसी तरीके से आपके पास 270 पर 0 होता है। अब इन वैल्यूज को किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो 1 आपके पास क्या इंप्लाई कर जाएगी कि r इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इंप्लाई का बेशक साइन लगा लें, r यहाँ पर जब 90 लगाएंगे तो यहाँ आंसर 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा तो bj बच गया आपके पास।
सिमिलरली जब 270 यहाँ लगाएंगे तो आर की वैल्यू आपके पास माइनस बी जे बच जाएगी। ठीक है, मतलब कौन सा पॉइंट होगा वो मैं यहाँ पर मेंशन करने लगी हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाई एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ऊपर वाली साइड है तो बी पॉजिटिव होगा। ये वाला पॉइंट जो कोवर्टिसेस हैं ये पॉइंट 0 और ये -0 मीन जब इस पॉइंट पर या इस पॉइंट माइनर एक्सिस की वर्टिसेस पर होंगे जिसको हम कोवर्टिसेस कहते हैं तो आपके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी उसकी यहाँ पर होगी और यहाँ पर वेलोसिटी होगी। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं व्हेन द वेलोसिटी हैज मैक्सिमम, मैं लिख देती हूँ व्हेन वेलोसिटी हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देन पोजीशन उसकी क्या होगी, पोजीशन आपको यहाँ नजर आ रही है जे है, इसका मतलब है लॉन्ग वाई एक्सिस है क्या बी और माइनस बी, तो आप कह सकते हैं प्लस माइनस बी। डियर स्टूडेंट्स ये था आपके पास फर्स्ट लेक्चर मैकेनिक्स का। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम यू आर ऑलवेज वेलकम ऑन अ कमेंट सेक्शन. Make your presence in a comment section so that we get a positive response by your side. Keep very good care of yourself.